बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़हरी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज़ ने कहा है कि 3 साल पहले जिस रेफरेंस की आड़ में मेरा पासपोर्ट और 7 करोड़ रुपए की ज़र ज़मानत रखवाई गई, वो केस अब भी नहीं बना। मुझे खुशी है कि मुझे अपना पासपोर्ट वापस मिल गया। सवाल उठता है कि मुझे 3 साल मेरे हक़ से महरूम क्यों रखा गया। मरियम नवाज़ ने कहा कि पनामा केस 2016 में बना था, 6 साल एक झूठा मुकदमा बना। पनामा में भी मुझे बरियत मिली मगर 6 साल मुकदमा भुगता। सवाल यह है कि 6 साल कबल वो मुकदमा बनाए ही क्यों गया। 6 साल तक ये नवाज शरीफ की जायदाद साबित करने में नाकाम रहे। सारा खेल इमरान खान के इलेक्शन जीतने के लिए खेला गया। उन्होंने कहा कि वो जल्द लंदन रवाना होंगी। 3 साल से वो अपने वालिद और भाइयों से मुलाकात नहीं कर सकी। वो पाकिस्तान आने नहीं आ सकते थे और उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया। जबकि मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से गुफ्तगू उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का रास्ता अब साफ है। अब अदालत में सिर्फ एक दरख्वास्त देनी है। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। वक्त फैसला वो खुद करेंगे कि कब उनको आना है। इस वक्त का फैसला उन्होंने खुद करना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज का इस हवाले से क्या कहना था, सुनिए। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द जा रही हूँ। पासपोर्ट मुझे आज मिल गया। मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब जाऊँ और अपने वालिद से मिलूँ। इंशाअल्लाह फ़ाइटिंग फ़िट होके आऊँगी और इस फितने का इंशाअल्लाह ताला कला कमा करेंगे। कि मैं नहीं चाहती कि वो तौहीन अदालत के मुकदमे में पकड़ा जाए। सब केसेस का बाप फॉरेन फंडिंग, इसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के न सिर्फ इल्ज़ामात हैं बल्कि उन इल्ज़ामात के इतने बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं कि ये दुनिया, पाकिस्तान क्या, ये दुनिया की किसी अदालत से नहीं बच सकता। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज़ ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, कहते हैं इसहाक डार NRO के तहत वापस आए हैं। इसहाक डार को वापस तो आना ही था, सवाल यह है कि उनको जाना क्यों पड़ा। उनकी मीटिंग्स में बात हो रही है कि इसहाक डार वापस आ गए, डॉलर नीचे आ रहा है, इन्हें मालूम है कि मईशत बेहतर हो गई तो इनको कौन पूछेगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान ने किस तरह अपने करीबी लोगों को NRO दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मिली, फराह गोगी के केसेस ख़त्म किए गए, फराह खान को जहाज़ में बिठाकर रातों रात फरार करवाया गया। NRO अलीमा बाजी को मिला जिसने उसका इकरार भी किया। मैं बताती हूँ तुम्हें NRO क्या होता है। NRO होता है जब तुमने अपने घर की बनी गाला, जिसका नाम मनी गाला है, उसकी रेगुलराइजेशन के लिए तुमने जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। NRO उसको कहते हैं कि जब जिस दिन तुम्हें पंजाब गवर्नमेंट मिली, तुमने उसी दिन फराह गोगी के केस ख़त्म करा दिए। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तबादले किए, वो किए ही इसलिए, वजह ये थी कि फराह गोगी ने जो भी कमाया था उसकी फ्रंट वुमन वो पीरनी पिंकी थी और तुम थे। उन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इमरान खान रात को ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करते हैं, NRO मांगते हैं, लेकिन जब उन्हें NRO नहीं मिलता तो इदारों पर तनकीद शुरू कर देते हैं। वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, NRO मांगता है, जब NRO नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने न्यूट्रल्स को गाली बना दिया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि न्यूट्रल्स ने नैपी बदलने से इनकार कर दिया था। पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज को गाली बना दिया। गाली क्यों बना दिया? क्योंकि आपकी नैपीज बदलने से इनकार हो गया। अपनी मकबूलियत पे आपको इन्हिसार है तो क्यों बार बार न्यूट्रल से फरियादें कर रहे हैं? आज इसको इक़्तिदार में वापस डाल दें तो ये तारीफ़ें करनी शुरू कर देगा। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि किसी ने इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाया हो कि इदारे खान साहब की नैपियाँ बदलने में मदद फराहम करते हैं और उनकी मदद के बगैर इमरान खान कुछ भी नहीं है। बल्कि माजी में एक प्रोग्राम में इमरान खान के अपने पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने भी एक प्रोग्राम में नैपियाँ तब्दील करने का इजहार किया था। उन्होंने क्या कहा था, आपको याद दिलाते हैं। चल सीखे। उधर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान ये क्यों नहीं कह देते कि वो पार्लियामान के अंदर इलेक्शन हार गए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनके खिलाफ अदम एतमाद आई और कामयाब भी हुई। ये नहीं होता कि आप उसको कागज़ बना के कहें ये ख़त था और ख़त लहराएँ जलसों में और कहें कि जनाब हम ये जो साइफर है हमारे खिलाफ साजिश हुई। भाई आप ये क्यों नहीं कहते कि आप इलेक्शन हार गए? ये क्यों नहीं कहते अदम एतमाद पाकिस्तान की तारीख में एक ही कामयाब हुआ है और वो आपके खिलाफ। आज भी नहीं हुआ। जब मैं जीत गया सेनेट के इलेक्शन में, उस वक्त की
इनके अपने सदर ने कहा कि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी एंड टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उस वक्त मैंने किया था, मुझे अमेरिका ने जितवाया था नेशनल सेनेट का इलेक्शन। तो इसलिए ये तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए लोग समझ चुके हैं कि झूठ पर मबनी बयानियाँ था, अब इस बयानियों को लोग बाय नहीं। जबकि दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है। हम मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे, केस को तफसील से सुनेंगे। वकील वसीम सज्जाद ने अदालत को बताया कि फैसल वावडा ने 2018 में इलेक्शन लड़ा। 2 साल बाद उनकी गलत बयान हल्फी पर नाअहली की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का हुक्म कालअदम करार दे भी दे तो हक़ाइक़ तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा केस में हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा लिया है। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से बाद ये बात ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है कि क्या 62(1)(f) वाकई ही काला कानून है, और अगर ये काला कानून है तो पार्लियामान में इस पर अब तक कोई बहस क्यों नहीं हुई, इसे तब्दील क्यों नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब हमें वक्त देने के लिए। राना साहब, पहले तो ये बताएं कि मियाँ साहब वापस कब आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लीगी रहनुमा ये कहते रहे हैं कि मियाँ साहब जल्द वतन वापस आएंगे, लेकिन मरियम साहिबा ये कहती हैं कि वापसी का फैसला मियाँ साहब खुद करेंगे। अगर फैसला नहीं हुआ है तो मरकजी क़यादत उनके आने की बात कैसे करती है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी वाकई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। ये तय है कि इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब जल्द वापस आएंगे। और अब मरियम बीबी की जो बरियत है उसके बाद जो है बड़ा क्लियर है कि जिस केस में उनको सज़ा सुनाई गई उसमें अब जान कोई नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मियाँ साहब खुद फ़ैसला करेंगे। जब उनकी सेहत उनको इजाज़त देगी तो वो पाकिस्तान में ज़रूर होंगे, और कब किस वक्त आएंगे ये अभी इसके ऊपर कोई जो है वो हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, डॉक्टर से मुशावरत वगैरह हो रही होगी, यकीनन बातचीत हो रही होगी। आप भी नून लीग के रहनुमा हैं, आपके पास भी इत्तलात होंगी। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दिसंबर तक वतन वापस आ जाएं। क्या इन खबरों में कोई सदाकत है, और डॉक्टर्स उनकी सेहत से मुताल्लिक़ क्या कहते हैं? कब तक वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कब तक वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं? देखिए, मरियम बीबी ने कहा कि मेरी तो ख़ुद अपनी ख्वाहिश है कि अब जब मैं जाऊं तो वो मेरे साथ वापस आ जाएं, और यकीनन जो कारकुन हैं PMLN के उनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि वो जल्द अज जल्द आएँ। लेकिन इसके ऊपर अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। वो नवंबर में आते हैं, दिसंबर में आते हैं, या अगले साल आते हैं, या जनरल इलेक्शन से पहले आते हैं। इसके ऊपर जब भी कोई फ़ैसला हुआ तो ज़रूर जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि वो कब आएंगे। जैसा कि मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि बस अब सिर्फ इतना रह गया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एक दरख्वास्त देनी है। क्या वो वहाँ पर रह के, यानी लंदन में रहकर वो दरख्वास्त दायर करेंगे, या फिर वतन वापस आकर वो दरख्वास्त दायर की जाएगी? देखिए, ये तो लीगल टीम फैसला करेगी, और कोर्ट जो है वो उनकी जो है वो गैर हाज़िरी के बावजूद दरख्वास्त एक्सेप्ट करती है नहीं करती, ये भी देखना है। लेकिन इस चीज़ में जो है वो पूरा अब हमें यकीन है कि ये जो केस है ये अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नैब जो है और जो प्रोसिक्यूशन है वो इस चीज़ के अंदर जो है वो फेल हो गई है ये साबित करने में कि कोई करप्शन या इल गॉटन मनी जो है वो इस्तेमाल हुआ एवन फील्ड को परचेज़ करने में, और क्या उसका मरियम नवाज से या जो है वो नवाज शरीफ से जो है उसका कोई लिंक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब मरियम नवाज का केस जब कंक्लूड हुआ तो ये चीज़ तय हो गई। तो ये अब जब उन पे अप्लाई होगा नवाज शरीफ पे तो वो भी सिमिलर केस है। लेकिन सवाल तो ये है ना राना साहब कि अगर नैब नाकाम हो गया मियाँ साहब के ऊपर कोई भी चीज़ साबित करने में, तो फिर उनको सज़ा क्यों हुई थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, जिसका आज उन्होंने तस्करा भी किया, अपने जेल के अयाम को भी याद किया मरियम नवाज साहिबा ने?
देखिए वो तो उन्होंने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि शरीफ ख़ानदान को टारगेट किया गया, जिसमें नवाज शरीफ को टारगेट किया गया, और उसकी जो एविडेंस है वो जस्टिस सिद्दीकी ने भी उसका जिक्र किया। फिर उसके बाद जिस तरह साकिब निसार ने सुओ मोटो लिए, फिर व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो JITs बनी, और फिर एक तूफ़ानी स्पीड के अंदर जो है वो ट्रायल किया गया और तय ये किया गया कि इलेक्शन से जब तक इलेक्शंस नहीं होते इनको जेल में ही रखना है। तो वो सारा जो एक मामलात जिसके अंदर इनको लाने की एक प्लानिंग थी, PTI को बिठाने की और नवाज शरीफ को माइनस करने की जो प्लानिंग थी, वो पूरी तारीख उससे वाकिफ है। और उसकी कड़ियां जो है वो 126 दिन का धरना जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया वो तब से शुरू होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि सच जो है वो प्रिवेल करता है और वो उभर के ऊपर आ जाता है, और जो झूठ है वो दफन हो जाता है। वक्त का तकाजा ये है, और यही कुछ हुआ कि जो बाकियात थी जिन्होंने इमरान खान को लाए, उन्होंने मुल्क को भी, मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंचाया, मुल्क की डायरेक्शन भी डीरेल हुई। लेकिन और फिर एहसास भी हुआ एस्टैब्लिशमेंट को ओवरऑल कि उनको सियासत से दूर रहना चाहिए और उनको न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। और ये देखें, आज ये एक बड़ा मजाका खेज बात है कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी जमात है जो बांगे देती है कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, हमारे सर पे हाथ रखो, हमारी सिलेक्शन करो, हम अच्छे हैं ये बुरे हैं। तो ये पूरा तमाशा कौम ने देखा, और मैं समझता हूं कि जो विंडिकेशन हुई है मरियम नवाज की, और इंशाल्लाह आगे नवाज शरीफ की होगी, तो उससे सच का बोल जो है वो बाला होगा। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि अब मियां नवाज शरीफ का रास्ता बिल्कुल साफ है, अब अदालत में बस एक दरख्वास्त देनी है, तो नून लीग को कैसे लगता है कि एक दरख्वास्त से मियां साहब के केसेस खत्म हो जाएंगे सारे? देखिए, जो उनको भी एवन फील्ड पे सज़ा है। नंबर 1 जो जज थे अरशद मलिक साहब, उनको उनकी कॉन्डक्ट पे उनको फारिग कर दिया गया। कॉन्डक्ट ये थी कि उन्होंने तस्लीम किया एक वीडियो में कि उनके ऊपर प्रेशर था, और उन्होंने जो जजमेंट है वो प्रेशर में दी, और करप्शन की कोई नामो निशान नहीं था, और उसके अलावा भी कोई उनकी वीडियोस थी। तो उस कॉन्डक्ट पे वो फारिग कर दिए गए। लेकिन जो जजमेंट उन्होंने दी उस प्रेशर में या ब्लैकमेल होके उसको कलादम करार नहीं दिया गया। तो एक तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है। दूसरा, देखें, जब नैब ये साबित करने में नाकाम हो गई, किसी भी एविडेंस देने में नाकाम हो गई कि कोई करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ एवन फील्ड में, या कोई भी करप्शन का अंसर था इस मामलात में, तो वही जो है चीजें अप्लाई होती हैं नवाज शरीफ के ऊपर। और इसी तरीके से यही चीजें जो मरियम बीबी को नहीं लिंक कर सकी ओनरशिप एवन फील्ड के साथ, वही चीजें अप्लाई करती हैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर। तो वो मियां नवाज शरीफ का मामला मुख्तलिफ नहीं है, उनको तो इकामे के ऊपर सजा हुई थी ना, तो इसको कैसे टैकल करेंगे फिर आप? देखें, वो जो मैंने जिस तरह बताया कि जो बाकियात थी वो अगर वो बरकरार रहती हैं, तो आज तो इमरान खान तो मेरे ख्याल से उसको तो कब की सज़ा हो जानी चाहिए थी। क्योंकि अगर मिस डिक्लेरेशन की कोई बात है, इकामा देखें नेशनैलिटी नहीं होती, इकामा वीज़ा होता है, इट इज़ नॉट अ नेशनैलिटी। लेकिन जहां मिस डिक्लेरेशन की बात आती है तो दर्जनों अकाउंट इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के अंदर जो है साबित हो गया कि उन्होंने मिस डिक्लेयर किए, जाली एफिडेविट दिया, तोशा खाना की जो तोहफे बेच के उन्होंने आमदन कमाई उसको मिस डिक्लेयर किया। तो मैं समझता हूं कि यहाँ भी जो उनको सजा उसके ऊपर दी गई वो भी एक प्रोएक्टिवनेस थी जुडिशरी की, जिसको जो है वो रिव्यू किया जाना चाहिए। और जब वो रिव्यू किया जाएगा तो उनको जरूर जो है वहां से भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन बात तो ये ना राना साहब के तोशा खाने के रेफरेंस तो दीगर सियासतदानों के ऊपर भी चल रहे हैं ना, उन लोगों ने भी तो गिफ्ट्स लिए हैं, तो फिर तनकीद इमरान खान के ऊपर ही क्यों करते हैं आप लोग? फिर सबके ऊपर तनकीद करें? नहीं, देखें, नहीं, अगर तो किसी ने कानून तोड़े हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये साबित हो गया जो हकायक मीडिया पे आए हैं या जो उभर के आए हैं कि एक तो जो गिफ्ट उन्होंने सेल किए वो बहुत बड़ी मालियत के गिफ्ट थे, उसकी आमदन भी नहीं डिक्लेयर की, नंबर 1। नंबर 2, जो कानून था तोशा खाना का उसको भी वायलेट करते हुए गिफ्ट लिए गए। मिसाल के तौर पे गिफ्ट पहले बेच दिए गए, फिर जो उनसे आमदन कमाई, फिर वो अमाउंट जमा कराई, और जो जमा कराई अमाउंट वो भी जो कानून के तहत जो अमाउंट बनती थी उससे कम थी।
तो ये मामला जब जाएंगे कोर्ट में तो ज़रूर उसके अंदर जो है वो उनको सज़ा मिलेगी इस चीज़ की। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि तोशाखाना रेफरेंस दीगर जमातों के ख़िलाफ़ भी है, उसके ऊपर भी फ़ैसला होना चाहिए। फ़ौरन फंडिंग दीगर जमातों ने भी की हुई है, आप सबका एक साथ फ़ैसला दे दें। तो आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सब जमातों का एक साथ ही फ़ैसला होना चाहिए, जिन लोगों ने भी फ़ौरन फंडिंग ली हुई है सबको एक ही तराजू में तोलना चाहिए, किसी एक के साथ जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? देखें, कानून जो है ना इस तरह नहीं चलता कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने 5 लोगों ने मर्डर कर दिए और वो जो है उन और मुख्तलिफ औकात पे किए हैं तो सबका जो है वो फैसला इकट्ठा हो जाए। और यहाँ तो ये चीज़ साबित होनी है कि अगर PMLN ने कोई फॉरेन फंडिंग के अंदर वायलेशन की है, और ये चीज़ साबित होनी है कि पीपल्स पार्टी ने कोई वायलेशन की है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई हकायक नहीं है ऐसे। जो चीज़ साबित हो गई है वो ये हो गई है कि इमरान खान और PTI ने जो है वायलेशन की है। और अगर तोशाखाना की भी बात करें तो उसके अंदर ये चीज़ जो उनकी जो इनकम जो उन्होंने मिस डिक्लेयर की है वो तो ये साबित हो गई है। ये चीज़ अब एक क्लैरिटी के साथ आ गई है कि जो उन्होंने आमदन कमाई, जो वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतने में बेचा, तो वो आमदन उनकी जो है इनकम टैक्स स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये केस बाकियों का नहीं है। तो जो केस जो हकायक जब आ जाते हैं तो उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई होती है। ये तो नहीं होता कि अब कोई अब जिसने किया ही नहीं, आमदन मिस डिक्लेयर की नहीं, तो इंतजार किया जाए कि वो मिस डिक्लेयर करेंगे तो फिर उनको मिला के सुना जाएगा। जो जिस वक्त एविडेंस आ जाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर PMLN पे एविडेंस आ जाती है तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसी एविडेंस कोई नहीं आई, सरफेस नहीं की अभी तक। चलें थोड़ा सा आगे लेके आपको चलता हूँ। आज जो फैसल वावड़ा केस में बड़े अहम रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 62(1)(f) काला कानून है। अगर ये काला कानून है राना साहब, तो पार्लियामान में इसे दुरुस्त करने की कोशिशें क्यों नहीं की गई? क्या किसी को ताहयात नाअहल करना कानूनन दुरुस्त है सर? देखिए, सबसे पहले तो ये जो है जो ये गैप है ये ज़रूर सियासतदानों की और पार्लियामेंट की वीकनेस को शो करता है कि 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए है इस तरह के कानून के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए। तो वो तभी मुमकिन है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर काम करें। और यही वजह है कि इनका एक मिनिमलिस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि इस तरह के कानून जहाँ गैप्स हैं, जहाँ आप यानी कि एक अब क्लैरिटी नहीं है, वहाँ मिल के अपोजिशन हुकूमत वहाँ बैठे और मिलजुल के क्लैरिटी लेके आए और कानून साजी करे। बदकिस्मती से जो PTI की हुकूमत थी वो ऑपोजिशन के साथ मिलके काम करने में बिलीव नहीं करती थी, और आज यही वजह है कि वो पार्लियामेंट से बाहर बैठी है, जबकि असूली तौर पे उनको ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बैठ के करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एग्री करता हूँ कि देखें, जहाँ तक इसके ऊपर भी पार्लियामेंट को जो है वो इसके ऊपर बैठना चाहिए कि किस तरह के अगर कोई बंदा क्रिमिनल एक्ट कमिट करता है या गिल्टी पाया जाता है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए। और अगर कोई लाइट मिस डिक्लेरेशन है जो जानते लेकिन राणा साहब, ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं है। जो भी नई असम्बली आए वो इस कानून में तरमीम करे। फवाद चौधरी साहब ने भी आज ये राय दी है, अपना मशवरा दिया है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई आर्टिकल या कानून किसी पार्टी के खिलाफ हो या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा हो तो ही आप लोग जागते हैं, सियासतदान जागते हैं, फिर वो उसकी मुखालफत करते हैं। वैसे कोई तरमीम करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? देखिए, मैं तो आपको एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से कि ये हुकूमत और अपोजिशन का एक मिनिमलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। यही खूबसूरती है पार्लियामानी जमहूरियत की कि नेशनल इंटरेस्ट पे या कोई लेजिस्लेशन के अगर मैटर्स हैं जहाँ गैप्स हैं, जहाँ लूप होल्स हैं, जहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है, वहाँ उधर कानून साजी होनी चाहिए है, मिलके होनी चाहिए। और हुई, देखें 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने PMLN के साथ और बाकी ऑपोजिशन के साथ मिलके की। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 मिलके हुआ। ये वर्किंग रिलेशनशिप 2013 से 2018 में 2008 से 2018 तक एग्जिस्ट करता था। लेकिन एक फैशिस्ट और एक अनापसंद और एक कह लें कि जो एक पोलराइजेशन जो सियासी माहौल में पैदा हुई PTI के आने से, उससे ये जो एक कोऑर्डिनेशन का अमल था वो रुक गया, जहां नेशनल इंटरेस्ट जरूरी है। तो ये मैं कमजोरी तस्लीम कर रहा हूँ ये लेकिन किसकी वजह से है? ये आज इमरान खान की वजह से है कि ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो मिल के कौमी मुफाद पे और जहां लेजिस्लेशन की जरूरत है वहां नहीं हो रही और होनी चाहिए। 62(1)(f) के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी ताहयात नाअहल हुए हैं। आप अगर मेरी
मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, तो 5-6 साल से फिर इसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं हुई पार्लियामेंट में? अब 5 से 6 माह होने वाले हैं आपकी मौजूदा हुकूमत को भी, तो अब तक भी आपने इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं की? अब तक भी कोई कोशिश क्यों नहीं की कि इस ड्रैकोनियन लॉ को जो चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं इसको खत्म करना चाहिए? देखिए, आपको 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है और 2/3 मेजॉरिटी जो है इस हुकूमत, इस कोalition हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। तो ये मुमकिन नहीं है जब तक PTI और जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर एक पेज पे ना हो, तो ये आगे नहीं चल सकता। और बिल्कुल अगर जो ड्रैकोनियन, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी वाली बात आपकी दुरुस्त है राना साहब, लेकिन हम तो ये भी देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके ऊपर भी नाअहली की तलवार लटक रही है। तो क्या उनसे आपकी इस सिलसिले में कोई बात हुई और वो बात कोई हौसला अफजा हुई या नहीं हुई उनकी तरफ से? देखें, यहाँ तो सैलाब के ऊपर सियासत की जा रही है, सैलाब पे इकट्ठे नहीं हो सके। यहाँ तो सैलाब के ऊपर ये स्टेटमेंट्स दी गई कि आप PM रिलीफ फंड में पैसे ना डालें। तो यहाँ तो बदकिस्मती से यहाँ तो आपको इमरान खान दर्स ये दे रहा है कि आखिरत में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस साइड पे खड़े हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जहाँ आपको कोऑर्डिनेशन और मिलजुल के चलने की ज़रूरत है। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, इमरान खान जैसा एक लीडर जो तकसीम की सियासत कर रहा है, जो नफरत की सियासत कर रहा है, उसके साथ बैठ के ये चीजें नहीं हो रही है। लेकिन राना साहब, फवाद चौधरी साहब का तो आज स्टेटमेंट है ना, वो तो उनके तो अपनी पार्टी के मेंबर जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, तो वो तो ताहयात नाअहल हुए हैं। तो अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करें या कोई म्यूचुअल कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें तो बातचीत इसके ऊपर हो सकती है। देखें, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो और भी चीज़ों में बड़ी कभी कभार जो हैं वो दुरुस्त बात कर जाते हैं, लेकिन उनके जो लीडर हैं वो ऐसे नहीं है। और आपने ये बहुत दफ़ा देखा कि इन्होंने अपना अब आगे कहा कि ये हम मुशावरत करेंगे और उसके अंदर एक डेलीगेशन अपना बना देते हैं, PTI के नुमाइंदे रख देते हैं, उसमें परवेज़ खटक साहब भी होते हैं, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं होती। ये पार्टी जो है इसमें जमहूरियत नहीं है, PTI में डिक्टेटरशिप है। तो यहाँ फवाद चौधरी कुछ कहे या असद उमर कुछ कहे या परवेज़ खटक साहब कहे, वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में बातचीत में संजीदा नहीं है। राना एहसान अफजल साहब, नून लीग के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। शामिल करेंगे नाज़रीन एक ब्रेक के बाद बात करेंगे इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिए से पार्टी रहनुमा भी परेशान है। इमरान खान एहतजाज की कॉल में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ होंगे मारूफ तज़ियाकार सज्जाद मीर साहब एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सरबराही में पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इजलास में आरिफ अलवी, परवेज़ खटक, फैसल वावडा और असद कैसर पर मुश्तमिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 रुकनी कमेटी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक़ शुरका को आगाह किया। कमेटी ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की नाकामी के हवाले से कहा कि इमरान खान के इदारे के खिलाफ बार बार जारहाना बयानात ने मुश्किल पैदा की। इस्टेब्लिशमेंट से अब भी राब्ते हैं, कोई ना कोई बेहतरी निकल आएगी। 4 रुकनी कमेटी ने इस्लामाबाद घेराव की मुखालफत करते हुए कहा कि ऐसा करने से हुकूमत पर दबाव पड़ने के बजाय हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इजलास में मुज़ाकराती कमेटी के अरकान भी तनकीद की जद में रहे। इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के मुखालिफ ग्रुप ने PTI चेयरमैन को लॉन्ग मार्च की तारीख जल्द देने पर कायल करने के लिए कहा कि राब्तों का कोई नतीजा नहीं निकलना, लोग तैयार हैं, कॉल दें। इमरान खान साहब ने फैसला किया कि लॉन्ग मार्च की तारीख 12 रबीउल अव्वल शरीफ के बाद दी जाएगी। दूसरी तरफ PTI का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, कमांडेंट FC, IG इस्लामाबाद, कमांडर रेंजर्स इस्लामाबाद ने शिरकत की। इजलास में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी शरीक हुए। इजलास में सिक्योरिटी एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हिदायत पर इजलास की कार्रवाई को इन कैमरा रखा गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने वज़ीर दाखिला को PTI के मुमकिना लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। इजलास में PTI का मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरना रोकने के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल भी दी गई। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि PTI लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 15 से 20 हज़ार के दरमियान होने का इम्कान है। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की खिदमात लेने का फैसला भी किया गया है। ज़राए के मुताबिक रेड जोन में वाक़ई सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फ़ौज को देने का फैसला किया गया है।
पाक फौज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत तैनात होगी। इजलास में लॉन्ग मार्च को लॉजिस्टिक और माली मुआवनत देने वालों और तंजीमों के खिलाफ एक्शन की मंजूरी भी दी गई है। इस्लामाबाद में PTI लॉन्ग मार्च की सूरत में आतिशी असलहा रखने पर पाबंदी का फैसला किया गया है। मुआवनत देने वाले वफाकी मुलाजमीन की मुकम्मल शनाख्त और कोड के तहत कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। जबकि आज किसानों से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसान इत्तेहाद मुल्क के खैर हम चाहते हैं, इसीलिए उनसे बात की। जबकि इमरान खान मुल्क में इंतशार चाहता है, उनका एहतजाज मुल्क में अफरा तफरी और तबाही के लिए है। वो चढ़ाई करने आए, हम तैयार बैठे हैं। हमने उनके इलाज के लिए तसल्ली बख्श फार्मूला भी तैयार किया हुआ है। इमरान खान को मालूम नहीं है कि हम उसके साथ क्या करेंगे। उसको टैकल करने की भी पूरी तैयारी है। ये हमारे मेहमान थे, ये इस मुल्क के खैर खा हैं, इसलिए इनके साथ हमने बैठ के मसले को हल करना था। वो जिस धरने की आप बात कर रहे हैं ना, वो फितना है, वो फसाद बर्पा करने के लिए वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते हैं, वो इस्लामाबाद पे हमलावर होना चाहते हैं। उनका जो इलाज है उसके लिए भी आज मैंने मीटिंग की है और बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला उनके लिए तैयार किया है। और अब सवाल यह है कि राना सनाउल्लाह के इस बयान के बावजूद इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे या अब की बार भी पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए एहतजाज की कॉल देने से गुरेज किया जाएगा। क्योंकि खबरें ये भी हैं कि PTI रहनुमाओं में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो चाहते हैं कि ना सिर्फ धरना या एहतजाज मौखर किया जाए, बल्कि इदारों से ताल्लुकात को बेहतर करते हुए पार्लियामेंट में वापस जाकर पार्लिमान की सियासत की जाए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद मीर साहब वक्त देने के लिए। क्या लगता है, क्या इमरान खान साहब 12 रबीउल अव्वल शरीफ के बाद एहतजाज की कॉल देंगे या अभी भी वो इंतजार करेंगे? अभी तो जी वो फजा को, माहौल को और जिस तरह वो इस्लामी इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले सादिक अमीन की इस्तिलाह को गलत इस्तेमाल किया गया, फिर ये कहा गया कि रियासत मदीना और रियासत मदीना को मुतरादफ करार दिया गया आज की वेलफेयर स्टेट से, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्री के हुकूमतों से। बताया गया कि स्कैंडिनेवियन हुकूमतों में कोई संसारी की सजा नहीं है, वो जुर्म बड़ा नहीं है। यहाँ जो इस्लामी रियासत मदीना है वो डिफरेंट हुआ करती है। आज जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया है। वह अपने सियासी मकासद के लिए आप जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और कहते ये हैं कि हम आईन पाकिस्तान के वफादार रहेंगे। आप कहते हैं कि कानून का एहतराम करेंगे, लेकिन आप ये कहते हैं कि हम अपनी आज़ादी की जो जंग लड़ रहे हैं उसमें हम तन मन से शरीक होंगे और उसको जहाद समझ के लड़ेंगे। ये एक, और उसके लिए आप खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो साफ लफ्ज़ों में वफाक के खिलाफ सूबे की खुली बगावत है और इसका नतीजा जो है ना यकीनन अच्छा नहीं निकलेगा। अच्छा सज्जाद साहब, खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद साबित हों, सूदमंद साबित हों? इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही है, अभी लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे पा रही है, इसी वजह से वो टाइम गेन कर रही है, क्या यही वजह है या वो फैसला कर चुके हैं इमरान खान साहब और उसका फैसले का ऐलान उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के बाद करना है? असल में इमरान खान का मजाज तो ये है कि वो टकराना चाहते हैं और या वो कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह उनकी एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए। पब्लिकली वो इमेज ऐसा दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं और लड़ने को बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि कम लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे। इसके बावजूद उनकी कोशिश, उनकी ख्वाहिश वो यही है कि जिस तरह पहले उन्हें इक़्तिदार में उठाया गया था अब भी बैठाया जाए। मेरे ख्याल में अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मुमकिन नहीं है। अब वो उनको न्यूट्रल कह के गाली देते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते। चौकीदार अगर बाहर से आकर डाकू आप पे, भाई कहाँ हमला किया गया है? हमारे जो चौकीदार है, हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, हमारी सरहदों के जो रखवाले हैं, वो इस रियासत के रखवाले हैं, वो किसी के इक़्तिदार के रखवाले नहीं है। और हमला किसने किया है वो भी जाली साबित हुआ है। इमरान खान का केस वैसे देखा जाए तो बहुत उन ग्राउंड्स पर है जिन ग्राउंड का मतलब ये है कि मुझे हर सूरत में इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार दो। इसके लिए मुझे जितनी भी जानें कुर्बान करना पड़े मैं तैयार हूँ। और अगर कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी जो है लोगों को उकसा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहाद की काल दे दे गोया। मैंने कह रहा हूँ इस्लामी इस्तिलाहात का जिस तरह इस्तेमाल किया गया है पिछले दौर में, यानी इससे पहले भी
और इनके होते हुए भी रियासत मदीना से लेकर आज लेकिन तक। सजाद साहब, आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम बीबी ने भी इसका जिक्र किया है कि इमरान खान साहब जब न्यूट्रल्स उनका साथ दें तो वो बहुत अच्छे हैं, और अगर उनका वो साथ ना दें तो फिर वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इमरान खान की एहतजाज की कॉल के हवाले से मैं सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जो ताख़ीर हो रही है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद होगी या फिर ये नुकसानदेह होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मैं सीधी बात करना चाहता हूं कि अगर इमरान खान अपनी इस पॉलिसी पर अमल पैरा रहे तो ये सुसाइडल है, ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एस्टेब्लिशमेंट से टकराएं, किसी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट भी हो, और किसी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट भी जो है इन हालात में हथियार नहीं डाला करती। बल्कि मैं दूसरे लफ्जों में कहा करता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया ने किसी हिटलर को बर्दाश्त नहीं किया है। वेस्ट में जब एक्सट्रीम राइट ट्रंप के बाद आने का एक खतरा पैदा हुआ था, फ्रांस में, जर्मनी में, बरतानिया में, तो जमहूरियत के जोर पर उन्होंने उसको कुचल दिया था। हमारे यहाँ जमहूरियत कमजोर है, फिर क्या होगा? क्या हिटलर को आने दिया जाएगा? जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सट्रीम राइट से भी आगे की जबान है, और इस जबान को इस्तेमाल करने वाला किसी सूरत में भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से टकराकर अगर इक़्तिदार में आना चाहता है तो शायद पाकिस्तान के हालात इसकी इजाजत न दें। तो सजाद मीर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तो अब इस सारी सूरत हाल में जब मोमेंटम इमरान खान साहब ने बिल्ड कर लिया है, तो फिर अब इमरान खान साहब के पास रास्ता क्या रह जाता है? फिर इमरान खान साहब के पास एक ही रास्ता है जी, वो रास्ता ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से जिस तरह बात कर रहे हैं वहाँ अपना लहजा नरम करें। ये नहीं कि अंदर खाने आप मिन्नतें करें और बाहर खाने आके धमकियां दें। उसी दिन आप मिन्नतें करते हैं, उसी दिन धमकियां देते हैं। आपका ख्याल है कि वो डर जाएंगे, वो खौफजदा हो जाएंगे, वो समझेंगे कि इमरान की बड़ी ताकत है, इमरान की बड़ी पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी के जोर पर सिर्फ अगर आप ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और यही भी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपको इक़्तिदार में लाए, तो ये मुमकिन नहीं। ठीक। और क्या अब की बार भी मरकज़ी क़यादत और कारकुनान 25 मई की तरह इमरान खान को मायूस करेंगे, या अब की बार अवाम का समंदर निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको, अगर इमरान खान साहब कॉल दे देते हैं एहतजाज की? नहीं, इमरान के साथ ऐसे लोग नहीं हैं जो इनकलाबी हैं। देखिए, जहाद के ऐलान भी कर दें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े जज्बाती हैं, वो इस तरह की बात कर सकते हैं, और गालबन इसलिए जाके पेशावर में बैठे हुए हैं बनी गाला से भाग के। लेकिन वो लोग अगर ये कहा जाए कि वो आके चढ़ाई कर देंगे तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा। ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में अभी तक ऐसा नहीं हुआ और ना ऐसा होगा। और मेरे ख्याल में जनरल बाजवा को अमेरिका से वापस आ लेने दीजिएगा, और अक्टूबर का महीना भी ख़त्म होने वाला है, नवंबर आने वाला है, शायद हालात आपको बदलते हुए दिखाई दें। ठीक है। अच्छा, पीटीआई के रहनुमा असद उमर का ये कहना है कि सियासी बहरान ख़त्म करना है, सियासतदानों का काम है। ये सियासी बहरान सड़कों पर आने से ख़त्म होगा या पार्लियामान में वापस जाने से? सर, ये ज़रा मुझे बताएं कि ये सड़कों पर ये बहरान ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आगे बढ़ना चाहिए, पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए? आप समझते हैं कि ये वक्त है कि पार्लियामेंट में वापस आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो अपने इशूज़ हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखे ताकि ये मसाइल हल हो सकें, बनिस्बत के सड़कों पर ये मसाइल हल किए जाएं? इमरान खान की साथियों की अक्सरियत जो है वो पूरा मुल्क तब्दीली के हक में है, अगरचे वो मजबूर हैं, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान, और इमरान खान एक बिखरे हुए हैं, वो किसी और लहजे की बात करते हैं। उनको मालूम है कि उन्हें अगर पार्टी में रहना है, उन्हें अगर सियासत में रहना है, तो जो इमरान कहता है वो मानना है। वो मजबूरन मान रहे हैं, और इमरान सियासतदान है नहीं। वो जिस रास्ते पर चल रहा है और चलना चाह रहा है, और समझता है कि इस रास्ते पर चलकर वो इक़्तिदार हासिल कर लेगा, गालिबन ये उसके लिए मुश्किल है। मैं कहा करता हूँ कि ये सुसाइड है। ठीक है। इमरान खान जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं ये यकीनन ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सजाद मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से, और हमारे साथ मेहमान होंगे हाफिज़ अहमद साहब। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने की। इजलास में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इंकशाफ किया कि ई कॉमर्स के तहत कारोबार करने वालों ने 3 से 4 अरब डॉलर्स बाहर रखे हुए हैं। इस वक्त हमें डॉलर्स की ज़रूरत है और वो बाहर पड़े हुए हैं। हुकूमत ने ई कॉमर्स के तहत कारोबार करने वालों को दरपेश मसाइल हल नहीं किए। शौकत तरीन ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने ई कॉमर्स शोबे की बेहतरी के लिए
हमारे उठाए गए इक़दामात को वापस लिया। गुज़िश्ता दौर में फ्रीलांसर्स की मुश्किलात हल की गई। आइंदा 5 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात को 50 अरब डॉलर्स तक ले जा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि IT बरामदात को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। पाकिस्तान 27 इक़्तिसादी जोन बना चुका है। फ्रीलांसर के बैरून मुल्क पड़े हुए डॉलर्स को लाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। फ्रीलांसर्स फ्री अकाउंट खोलने की सूरत सरमायाकारी ले आएंगे। अभी फिर इन पर टैक्स लगाया गया, जिसकी वजह से 3 से 4 अरब डॉलर्स बाहर पड़ा हुआ है, जिस पर FBR और स्टेट बैंक को फैसला करना होगा। वजारत तिजारत के हुकाम ने शौकत तरीन की बात की तस्दीक करते हुए कहा कि स्ट्रेटिजिक ट्रेड फ्रेमवर्क पॉलिसी में 9 गैर रिवायती शोबों को शामिल किया गया है। 90% ई-कॉमर्स अंदरून मुल्क हो रही है, जिसमें कैश ऑन डिलीवरी है। वजारत तिजारत हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ई-कॉमर्स के शोबे में दुनिया में 37वें नंबर पर है। तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान की ई-कॉमर्स मार्केट का साइज़ 2021 में 5.9 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स में 4,445 मर्चेंट रजिस्टर्ड हैं। एक खबर के मुताबिक फ्रीलांसर्स की दुनिया में पाकिस्तान का 3रा नंबर है, जबकि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान 4थे नंबर पर था। लेकिन इस सब के बावजूद हैरान कुन बात यह है कि मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में फ्रीलांसर्स होने के बावजूद उनके पैसे मुल्क से बाहर क्यों पड़े हुए हैं। ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद अगर सारा का सारा पैसा पाकिस्तान मुंतकिल कर लें तो इससे पाकिस्तान की मईशत को मजबूत सहारा मिल सकता है। जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक ई-कॉमर्स मार्केट पाकिस्तान में अगले 30 सालों में 130 मिलियन अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम करेगी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का मुस्तकिल हल कर्ज़े नहीं हैं, बल्कि ऐसे ज़राए हैं जो मुल्क के नौजवानों को रोज़गार भी फराहम करें और मुल्क में मुस्तकिल बुनियादों पर डॉलर्स में सरमायाकारी लाने में मदद भी फराहम करें। तो अगर देखा जाए तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री वो वाहिद ज़रिया है जो ना सिर्फ नाज़रीन नौजवानों को मुस्तकिल बुनियादों पर रोज़गार फराहम कर सकता है, बल्कि मुल्क में डॉलर्स की सूरत में सरमायाकारी लाने का बाइस भी बन सकता है। लेकिन ऐसा करने में हाइल रुकावटें कौन सी हैं और उन्हें दूर कैसे किया जाएगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट जनाब हाफिज़ अहमद साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का ये दावा है कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का 4 से 5 अरब डॉलर्स बाहर के मुल्क में पड़ा हुआ है और वो सिर्फ इतना पैसा ही पाकिस्तान लाते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है। क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है हाफिज़ साहब? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी वजह सिंपल सी ये है कि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ बिज़नेस नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम बाहर से डॉलर्स मंगवाते हैं, हमारा फ्रीलांसर मंगवाता है, तो सबसे पहले बैंक क्या करता है कि नॉर्मल जो रेट चल रहा हो तो उसे डाउन रेट देता है और बिला वजह 100-200 डॉलर अपनी फ़ीस के नाम पे काट लेता है। अच्छा। अब फ्रीलांसर कहता है जी मेरे पैसे हैं, मैं बाहर से अपने मुल्क में लेके आ रहा हूँ। किसी भी मुल्क में आप ये देखें कि जब आप पैसा अपने कंट्री में लेके आते हैं तो आपको हमेशा सहूलत दी जाती है यहाँ पे। और फिर अभी तो फ़िलहाल ये है कि ठीक है जी, अगर आप रजिस्टर्ड फ्रीलांसर आप पे 0 टैक्स है। लेकिन हमारे यहाँ अब बच्चे घबरा क्यों रहे हैं? वो इसलिए घबरा रहे हैं कि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है कि पहले 0 टैक्स के नाम पे डाटा इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद टैक्स उन पर डाल दिया जाता है। अब टैक्स देने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी टैक्स पेयर हूँ और मैं फ्रीलांसर से कहता हूँ, लेकिन उनकी ये बात लॉजिकल है कि भाई जब हम पैसे पाकिस्तान में नहीं कमा रहे तो हम पाकिस्तान में टैक्स किस चीज़ का पे करें? हम इनकम जनरेट कर रहे हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, हम अपने मुल्क में डॉलर लेके आ रहे हैं, तो क्या ये कोई कम कंट्रीब्यूशन है? हम लोग 1-2 अरब डॉलर के लिए, 1-2 बिलियन डॉलर के लिए IMF के पास जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको एक अगली बात बता देता हूँ। अभी तक तो ये बात है कि लोग पैसा बाहर रखते हैं, अभी जो लेके आते हैं उसमें भी कमी आने वाली है। अभी रिसेंटली दुबई ने फ्रीलांसर के लिए वीज़ा दे दिया है, मलेशिया ने दे दिया है, जस्ट 1000 RMB उसकी फ़ीस है। अब मलेशिया क्या कहता है? मलेशिया कहता है अगर आपकी महीने की इनकम $2000 है, साल का $24,000 एज अ फ्रीलांसर अगर आप कमा रहे हैं, आप हमारे मुल्क में आ जाएं, हमारे मुल्क में रहें, हम आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेंगे, बस आप हमारे मुल्क में आकर रहें। क्योंकि उनको पता है कि जब कोई उनके मुल्क में आकर रहेगा, वो गाड़ी भी लेगा, वो घर का रेंट भी देगा, वो बिजली का बिल भी पे करेगा, वो ग्रोसरी भी लेगा, उसके बच्चे स्कूल भी पढ़ेंगे, तो वो सारा पैसा कहाँ पर खर्च होगा? मलेशिया में। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जी अगर एक बंदा पाकिस्तान में रह रहा है तो वो पाकिस्तान में डॉलर मंगवा के यहाँ पर क्यों नहीं करेगा? आपको पता है कि हर पाकिस्तानी का और हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया देखे, दुनिया घूमे। अब फ्रीलांसर को यहाँ पे जितने मसाइल हैं, अगर वो मलेशिया जाता है या दुबई जाता है फ्रीलांसर वीज़ा पे, जो कि बहुत ही सस्ता है, टैक्स भी कोई नहीं देना, कुछ नहीं करना, वो कहते हैं बस जो कमा रहे हो हमारे मुल्क में लाओ। आप 1 से 2 साल, ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, वरना 6 से 8 महीने, 1 साल आप मलेशिया में अपनी बैंक स्टेटमेंट इंप्रूव करें, आपके फ्रीलांसिंग का पैसा है, आप दुनिया के जिस मुल्क का चाहे वीज़ा ले लें, आपको वहाँ से वीज़े मिलते हैं आसानी से। यहाँ पे लोगों को वीज़े नहीं मिलते। तो बच्चों का जो गोल है ना कि हमने फ़लाँ मुल्क में जाना है, फ़लाँ मुल्क में जाना है, वो यहाँ पर रह के उनके लिए पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहा फ्रीलांसर। उसको बस यही खतरा है कि अगर मैं पैसे मंगवाऊंगा, मुझे पता नहीं इतने डॉलर, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, यूट्यूब से फेसबुक से पेमेंट आती है, $200-300 बैंक बिला वजह ही काट लेते, कहते ये हमारी फीस है। और तो यही पेमेंट अगर हम यूके या जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में अगर ये मलेशिया सहूलियात देता है या दुबई सहूलियात देता है या दीगर ममालिक सहूलियात देते हैं, तो हम जो ये प्लान कर रहे हैं कि इस इनकम को बढ़ाया जाए, ये तो फिर आने वाले दिनों में और कम होगी अगर हमने कोई इसके लिए कोई प्लानिंग मुरतब नहीं की, कोई प्लानिंग तरतीब नहीं दी। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आने वाले दिनों में इनकम ऑफ कोर्स कम होगी जब ये लोग यहाँ से जाएंगे। अगर ये लोग जहाँ पे रहें, इनको यहाँ सहूलत दी जाए तो इनकम ये बढ़ भी सकती है। अच्छा, सिर्फ ये मसाइल नहीं टैक्स के, सबसे बड़ा मसला है इंटरनेट का। मतलब हमारे मुल्क में इंटरनेट की वो स्पीड और वो कवरेज पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे नहीं है जो फ्रीलांसर के लिए होनी चाहिए। अब फ्रीलांसर सोचता है कि जी चले मैं जी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाता हूँ, सवात वगैरह में बैठता हूँ, पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत शहर है, वहाँ मैं 10 दिन बैठ के काम करूँगा। अब वो वहाँ 2 दिन के बाद वापस आ जाता, भाई इंटरनेट नहीं प्रॉपर काम कर रहा, नारायण कागान में इंटरनेट नहीं प्रॉपर काम कर रहा। इवन अगर हम पाकिस्तान में सहूलतें दे दें तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी प्रमोट हो सकती है कि पूरे पाकिस्तान से लोग चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके 10-15 दिन बैठें और वहाँ से अपना बिजनेस करें। बिजनेस तो लैपटॉप पे हो रहा है लेकिन इंटरनेट नहीं है। और यहाँ पे इवन बड़े शहरों में हमारे साथ ऐसा होता है, अमेरिकन क्लाइंट के साथ या यूके क्लाइंट के साथ मीटिंग तय है, एंड टाइम पे पता लगा जी वो जी इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई, जी इंटरनेट में मसला आ गया जी। तो इस तरह के मसाइल भी जो फ्रस्ट्रेट करते हैं, तो फिर इन मसाइल को हल करने के लिए यकीनन हुकूमत को संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। मैं ये भी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये पूछना चाहूँगा आपसे कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया है, इसके बावजूद हमें डॉलर्स के लिए कर्जे लेना पड़ रहे हैं, जिस तरह आपने भी अभी जिक्र किया। IMF की सख्त शराइत भी हमें मानना पड़ रही हैं। इन फ्रीलांसर्स की अर्निंग जो है वो अभी आपने बड़ी तफसील से हमें बताया कि वो तो अब यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान की मईशत को वो सहारा नहीं दे पाते। कितनी बड़ी तादाद में ये फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में? चूँकि पाकिस्तान की जो आबादी है 18 से 30 साल के दरमियान, उसमें तो अक्सरियत बेरोज़गार है। उन बेरोज़गार अफराद की तादाद को किस तरह से कम किया जा सकता है और इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? अपने वसाइल में रहते हुए ऐसे क्या इक़दामात करे हुकूमत कि इन चीज़ों में, जिस तरह आप भी निशानदेही कर रहे हैं, उन चीज़ों में बेहतरी आ सके? अच्छा, जहाँ तक हमारे नौजवानों की तादाद, अगर हम बेरोज़गारी की बात करें ना, एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं जी 16%, लेकिन आप ये देखें कि जो बाकी जिनको आप बेरोज़गारों में शामिल नहीं कर रहे, ये भी वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ कमा लेते हैं, यानी हैंड टू माउथ लाइफ गुजार रहे हैं। तो मसला सिर्फ बेरोज़गारी नहीं है, मसला ये है कि जिसके पास रोज़गार है उसके पास भी इतना नहीं है कि वो अपना घर चला सके। तो उसको अपना घर अब लास्ट जो हमारी IT की एक्सपोर्ट थी वो थी $2.1 बिलियन, और इस साल हम एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह $3.5 बिलियन को हम टच करेंगे। लेकिन अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखें, इंडिया को, उसकी $149 बिलियन IT की एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर की, जो कि सऊदी अरब की तेल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो एक तो हमें इस चीज़ को, हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, हमारे लोगों को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि अब आने वाला दौर ई-कॉमर्स और IT का दौर है। अब हम ये नहीं कह सकते जी हमारे मुल्क में तो तेल नहीं है तो हम तरक्की कैसे करेंगे। हमारे मुल्क में माशाल्लाह नौजवानों की तादाद है जो कि 60% से 65%। अच्छा, मुख्तसरन मुझे बता दीजिएगा कि गुज़िश्ता दिनों अमेज़ॉन ने पाकिस्तान के अकाउंट्स बंद किए थे, कौन लोग थे वो और इससे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है? मुख्तसरन बता दें सर। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि अमेज़ॉन ने इंडिया के अकाउंट भी बंद किए। हमारे यहाँ एक तो नेगेटिविटी इतनी फैलाई जाती है, बिल्कुल अमेज़ॉन ने बंद किए, लेकिन क्या किसी बंदे को पता है कि अमेज़ॉन ने कितने बंद किए? अमेज़ॉन का तो कोई ऐसा मीडिया सेल नहीं है जो बताता हो कि हमने 12,595 अकाउंट बंद किए हैं। तो ये क्या होता है, ये किसी न किसी कंट्री से बिला वजह अफवाह हुए हैं सस्पेंड, मुझे पता है सस्पेंड हुए हैं, लेकिन किसी बंदे को नहीं पता कि एग्जैक्ट उसकी तादाद क्या थी। तो ये नेगेटिविटी ठीक है। हाफिज साहब, आपसे गुफ्तगू बड़ी अच्छे चल रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा वक्त खत्म हो गया। हाफिज आपके वक्त के लिए नाज़रीन, आपने भी प्रोग्राम देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।